सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम दिस चैनल अगेन। सो हमने एक जो सीरीज शुरू की हुई है 2012 से 2020 तक की, उस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे को क्वेश्चंस देखते हैं। सो देखिए, टाइम वेस्ट किए बिना 15 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे एंड 16 क्वेश्चन क्या कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज प्रोपेंडेड बाय। अच्छा, अनबैलेंस्ड ग्रोथ की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर दो तरह की ग्रोथ की बात हो रही है, बैलेंस्ड ग्रोथ एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, हम एक चीज देख लेते हैं ध्यान से। देखिए क्या है भाई, यहाँ पर ग्रोथ जो है वो दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक है हमारे पास बैलेंस्ड ग्रोथ एंड एक है हमारे पास अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है या फिर अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती क्या है। देखिए, बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब जैसे कि बैलेंस क्या है, बैलेंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, सिंपल सा मतलब कहना चाहता है कि जो डेवलपमेंट होगी किसी भी कंट्रीज की, जो डेवलपमेंट होती है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, यानी कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों तरफ से होनी चाहिए। यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ क्या कह सकते हैं हम लोग, जो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट इन डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड साइमल्टेनियसली, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। कहना क्या चाहता है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। देखिए, अगर हमें अच्छे से डेवलपमेंट करनी है तो तभी पॉसिबल होगी जब डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में ही एक साथ डेवलपमेंट, एक साथ ही इन्वेस्टमेंट की जाए, जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ही हमारे पास बैलेंस्ड ग्रोथ रहेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, कि जो एक डिमांड साइडेड था, एक हम बोल सकते हैं सप्लाई साइडेड था, दोनों साइड में प्रॉपर साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट होगी तो ये भी साथ से चल इंक्रीज जाएगा और ये भी साथ साथ इंक्रीज जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करूँ तो साथ से मुझे इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तभी जाके दोनों ही बैलेंस हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो नो डाउट ये ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ फिजिकल कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी जाके वो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी हो पाएगी। कहने का मतलब क्या है कुल मिला के, कि डेवलपमेंट तभी ज्यादा पॉसिबल होगी, बैलेंस तभी ज्यादा पॉसिबल होगी जब यहाँ पर दोनों साइड में एक साथ काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड हम करते जा रहे करते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, वो अनबैलेंस होती है। ठीक है, तो बैलेंस क्या होती है कि दोनों साइड में ही इकट्ठा काम किया जाए। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर क्या आता है दोनों में इकोनॉमीज की बात करते हैं। दो तरह की हमारी इकोनॉमीज हो सकती है। इकोनॉमीज हम लोग बात करें दो तरह की हो सकती है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी, हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज, और एक होती है हमारी वर्टिकल इकोनॉमीज। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है और वर्टिकल का मतलब ये होता है, हमें पता है। तो हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, जिसके अंदर एक ही इकोनॉमी के अंदर मतलब एक काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो किया है ना अलग अलग सेक्टर्स में की जाए, मतलब काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जाए, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज। उसी तरह से वर्टिकल इकोनॉमीज की अगर हम बात करते हैं, वर्टिकल इकोनॉमीज क्या है, जहां पर सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रीज में बात की जाए, जहां पर इन्वेस्टमेंट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रीज में की जाए, वो हमारी वर्टिकल इकोनॉमीज होगी। हॉरिजॉन्टल जो होगी ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें सब तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। ये हमारी दो तरह की इकोनॉमीज हो सकती है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर यही आ जाता है भाई, क्वेश्चन क्या था, बैलेंस्ड की बात कर रहे था, बैलेंस्ड दिया किस किसने था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि बैलेंस्ड ग्रोथ दी किस किसने दी। तो ये किसने दी दी थी भाई, ये थी मेरे हिसाब से रोडान, नर्स्के एंड लेविस। तीन बंदों ने दी थी, रोडान, नर्स्के एंड लेविस। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो, बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस क्या चीज बैलेंस है, रोड। रोड जो है बैलेंस होता है, तो रोडान याद हो गया। रोड के सहारे चलते जाएंगे तो एक दिन नर्क में भी पहुंचेंगे भाई, तो नर्क के हो गया। और नर्क में जाने के लिए लिवाइस की पैंट हम लोग पहनते हैं, तो लिवाइस भी हो गया। तो याद रखिएगा, बैलेंस्ड ग्रोथ अगर बैलेंस रोड पे जाना है तो रोडान, नर्स्के एंड लेवाइस तीन बंदे हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा बैलेंस के बारे में सिंपली। अच्छा, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड की। ठीक है, अनबैलेंस का तो सबसे पहले वही आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि नाम किस किसने दिया था। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो दी थी वो दी थी फिशमैन, याद रखिएगा, अनबैलेंस जो दी थी फिशमैन, Hirschman and Rostow, Fleming, Signal।
किस किसने दी थी? अनबैलेंस्ड ग्रोथ, रिचमैन, रोस्ट्रो, फ्लेमिंग, सिग्नल। अब बात आती है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या है? सिंपल सा पॉइंट है भाई, अनबैलेंस्ड यानी कि बैलेंस नहीं है दोनों साइड, डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों साइड में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि कई जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं लाइक इंडिया है मान लीजिए, तो वो क्या करती हैं, वो अपने बेसिक इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं जहां पर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है, तो उसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है, दैट इज नॉट द अनबैलेंस्ड। यानी कि वो कंट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर बेसिक इंडस्ट्रीज में, यानी कि एक बेसिक इंडस्ट्री इन द सेंस की जो प्राइवेट मतलब हम कह सकते हैं जो उन्हें प्रॉफिटेबल लगे, जहां पर उनका ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा तो वहीं पर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉर्मली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, दैट इज नॉट द अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अच्छा, उसके बाद एक चीज आ जाती है अभी अनबैलेंस्ड ग्रोथ में हम और किस किस तरीके से काम करते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज काम करती है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब समझते हैं, प्रोडक्शन जो होगी वो हमारी उसकी बात करता है। सेकेंडली भाई इसके अंदर है ना अनबैलेंस्ड ग्रोथ में टेक्निकली कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिलता है। टेक्निकल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो उसके नो डाउट उसकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी। अगर एक चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना तो दूसरी चीज अपने आप डाउन जाएंगे, तो उसकी जो डिमांड होती है ना उसकी बढ़ जाती है, वो उसकी रह जाती है। तो उस तरीके से अनबैलेंस्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके से की जाती है यहाँ पर। एक तो एसओसी के हिसाब से, सोशल ओवरहेड कैपिटल, किस हिसाब से की जाती है, सोशल ओवरहेड कैपिटल। ये क्या चीज है? सोशल ओवरहेड कैपिटल का मतलब है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज अ सोशल ओवरहेड कैपिटल। हाँ जी, उसके बाद एक पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट है डीपीए के हिसाब से भी हो सकते हैं। व्हाट इज डीपीए? क्या है? डायरेक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या है, हमारी प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, जो हमारा एंड मतलब फाइनल प्रोडक्शन जो है ना उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। दो ही चीजें होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बाद ये बात आ जाती है कि यहाँ पर हम जो अनबैलेंसिंग प्रोसेस है, अब ऑब्वियस सी बात है ये जो अनबैलेंसिंग प्रोसेस है ना भाई ये चलता है। अब अनबैलेंसिंग प्रोसेस कैसे हुआ देखिए, अनबैलेंसिंग प्रोसेस देखिए क्या है। अनबैलेंसिंग प्रोसेस की मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पर, ये बोलता है कि भाई यहाँ पर हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम एक्सेस में एसओसी कर दें, मतलब कहने क्या चाहता है एक्सेस में सोशल ओवरहेड कैपिटल कर दें, या फिर शॉर्टेज के हिसाब से कर दें एसओसी। ठीक है, कैसे? देखिए एक्सेस में अगर हम कर देते हैं, मान लीजिए सोशल ओवरहेड कैपिटल हमने यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंक्रीज कर दिया। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया तो नो डाउट भाई हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हाई जाएगी, तो वहां से ग्रोथ देखने को मिलेगी। शॉर्टेज के हिसाब से देखें तो शॉर्टेज में क्या करता है, अगर हम सोशल ओवरहेड कैपिटल को शॉर्टेज कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा कि प्राइसेस जो है वो हाई चले जाएंगे एक पॉइंट के, एक साइड के, और दूसरी साइड से फिर रॉ मटेरियल का होगा। अगर मान लीजिए इंडस्ट्रीज का कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है वो भी अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से भी हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पर आते हैं कि हम कौन सा प्रोसेस यहाँ पे अपनाना चाहिए। बात ये आती है अब कि हम एक्सेस में करें या फिर शॉर्टेज में करें। तो यहाँ पर हम क्या देखना पड़ता है, यहाँ पर वो डिपेंड करती है, अनबैलेंसिंग प्रोसेस डिपेंड करता है लिंकेज के ऊपर। अब ये बात आती है कि लिंकेज क्या चीज है, ये जो है लिंकेज के ऊपर डिपेंड करता है। लिंकेज भी दो तरह की हो सकती है हमारे पास, एक हो सकता है हमारे पास बैकवर्ड लिंकेज, एक हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। अब ये क्या चीजें हैं भाई? बैकवर्ड लिंकेज का मतलब क्या है कि आप एक चीज देखिए, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बैक साइड में, यानी कि जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है वहां से क्या चीज कितना डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल वहां से कितना लिंकेज है। मान लीजिए हम लोग एक इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, नो डाउट इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है वो भी अपने आप ही धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। तो बैकवर्ड लिंकेज देखिए कितनी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। फॉरवर्ड लिंकेज सिंपली अगर हमने एक पर्टिकुलर प्लांट को मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे जाकर के वो कहां कहां पर आगे बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट आगे जाकर के कैसे हेल्पफुल करेगा कार इंडस्ट्रीज वगैरह को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा, है ना। तो इस तरीके से तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जहां पर होगी ना, हमें लिंकेज ज्यादा फाइंड आउट करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है अनबैलेंसिंग प्रोसेस को देखना चाहिए कि हमें एक्सेस में एसओसी करना है या फिर सोशल ओवरहेड कैपिटल में शॉर्टेज में करना है। अब बात यहां पर आती है
कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम की लिंकेज की कमी होती है। लिंकेज मतलब उन्हें पता नहीं होती है कि हाँ कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लिंक अच्छे से कर रही है, वो लिंकेज की कमी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को खासकर ये करना चाहिए कि उन्हें एक बार जो इंपोर्ट कर रहे हैं जिस चीजों को, जिन चीजों को बाहर से वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज की इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट करें, यानी कि उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एनक्लेव इंडस्ट्रीज। एनक्लेव इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई, एनक्लेव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो ये एक पॉइंट है भाई, इंपोर्ट एनक्लेव इंडस्ट्रीज लिख लीजिए, चाहे इंपोर्ट एनक्लेव इंडस्ट्रीज, मतलब कि भाई जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस हमें रहना चाहिए। अब हम आंसर्स देखते हैं क्या है हमारा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज प्रोपेंडेड बाय, हाँ जी अनबैलेंस्ड की बात कर रहे हैं तो किसने, रिचमैन, रोस्ट्रो, फ्लेमिंग, सिग्नर ने दी थी। तो देख लीजिए फर्स्ट ए ऑप्शन रिचमैन है और सिग्नर भी है, और वहां पर नहीं है भाई तो ए एंड सी आंसर रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, हेरेड एंड अमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वाह, देखना एक सबसे बड़ी बात मैंने अभी बताया था आपको कि धीरे धीरे देखना, ये सीरीज जिस बच्चे ने कंप्लीट कर ली ना उसे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए हेरेड एंड ओमार का क्वेश्चन अगर हम देखें ना तो शायद हमने 5th क्वेश्चन जो किया था इसी पेपर के अंदर हेरेड एंड ओमार से रिलेटेड था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वालिटी के अंदर होती है तब जाके। अब इसमें पूछता है हेरेड एंड ओमार मॉडल, हम लोग वहां पे कर चुके थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमने एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ इनके बारे में बात की थी वहां पर। तो वहां पे हेरेड एंड ओमार मॉडल दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे थे। तो अब कहता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बेस्ड अपॉन है। वारंटेड ग्रोथ रेट बिल्कुल देखा था हमने, इन्वेस्टमेंट नहीं देखा था, प्रोडक्टिविटी, नेचुरल ग्रोथ रेट बिल्कुल देखा था। फर्स्ट एंड फोर्थ इज आंसर, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 17 का डी आंसर। देखिए मैंने आपको बताया था भाई जो बच्चा इस सीरीज को पूरा करेगा उस बच्चे को आगे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये तो सिर्फ और सिर्फ 2012 का पेपर है भाई, ये तो अभी जस्ट कितने हुए हैं, 20 क्वेश्चंस भी नहीं हुए अच्छे से। मैं बता रहा हूँ कि हाँ इस पेपर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो डाउट 2012 के पेपर में बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद डेली की डेली 25-25 क्वेश्चंस भी होंगे। आगे आने वाले टाइम में क्या पता पूरा पूरा पेपर्स भी हो जाएगा थोड़े थोड़े टाइम में, क्योंकि ये चीजें हैं भाई, देखो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, हाँ जी केन्जियन सिस्टम स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या है। देखिए भाई किंजन की बात करता है डिमांड फॉर मनी, यानी कि देखिए वैसे डिमांड फॉर मनी के लिए काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, काफी सारे मतलब उनके बारे में बात की जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिमांड फॉर मनी। तो देखते हैं, डिमांड फॉर मनी की बात कर रहा है और हमें बात करनी है केन्जियन सिस्टम के अंदर, ठीक है। केन्जियन सिस्टम के अंदर क्या बात करता है, तो केन्जियन जो है वो 3 तरह की डिमांड फॉर मनी कहता है कि वो 3 तरह से इंसान को डिमांड फॉर मनी की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज अ ट्रांजैक्टिव मोटिव, ट्रांजैक्टिव मोटिव डिमांड फॉर मनी, यानी कि हम कह सकते हैं एमडी और ये ऊपर टी लगा दिया तो मतलब ट्रांजैक्टिव मोटिव। सेकंड वन इज अ स्पेक्युलेटिव मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी कि हम बोलते हैं डिमांड फॉर मनी इज एस लगा दिया तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। एंड थर्ड वन इज अ प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है भाई, इसको हमने मान लिया टी। देखिए आप बता देता हूं क्या क्या है। ट्रांजैक्शन मोटिव की बात करें, यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है डिमांड फॉर मनी। एक पर्सन जो है, एक कंज्यूमर जो है वो डिमांड फॉर मनी क्यों करता है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। फॉर एग्जांपल सॉरी, देखिए क्या है हमें पता है डिमांड फॉर मनी जो है वो कहीं ना कहीं फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है भाई, अगर हम बात करें तो वो प्रोडक्शन का फंक्शन है, यानी कि प्रोडक्शन क्या चीज है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन, हमारी जो इनकम है वही हमारी प्रोडक्शन है। तो यानी कि बात करें हम लोग, इनकम मेरी ये रहेगी, मान लीजिए पी, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्राइस लिए हमने, तो यहाँ पे अल्फा क्या चीज है, ये हाँ यहाँ पर शो कर रहे हैं नंबर ऑफ हैंड्स। नंबर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतनी ज्यादा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं मार्केट में जाता हूं, मैंने कोई सामान लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने गोलगप्पे खाए, ठीक है, गोलगप्पे वाले ने वहां पर आगे आलू वाले को वो पैसे दिए होंगे, आलू वाले ने आगे जाकर के अपने बच्चों की फीस वगैरह भरी होगी। यानी कि इस तरह से जो सिर्फ 10 रुपए, मान लीजिए मैंने 10 के गोलगप्पे खाए तो वो 10 रुपए ने 3 जगह पे हैंड चेंजेस किए, यानी कि नंबर ऑफ हैंड्स वहां पर कितने चेंजेस हुए, तो वो है नंबर ऑफ हैंड चेंजेस। तो डिमांड फॉर मनी जो है ट्रांजैक्टिव मोटिव के लिए होती है, इसे हम कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि नंबर ऑफ हैंड्स जितने ज्यादा होंगे ना उतनी ही ज्यादा हमें करेंसी कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन होती रहे। ये था हमारा ट्रांजैक्टिव मोटिव। सेकंड वन इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब क्या है, डिमांड फॉर मनी जो है स्पेक्युलेशन के लिए, स्पेक्युलेशन का मतलब क्या होता है भाई, गैम्बलिंग वगैरह जो हम करते हैं उसको कहते हैं
गैम्बलिंग का मतलब क्या है, जो हम लोग जुआ सट्टा या फिर ताश वगैरह खेलते हैं ना, ये चीजें जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉटरी वगैरह लग जाए, दैट इज अ स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी गैम्बलिंग के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की। अच्छा, जो गैम्बलिंग वगैरह होती है ना भाई, ये मैंने बता रहा कोई मतलब ये फिक्स तो होती नहीं है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से चलती रहती है। तो यहाँ पर एक चीज होती है, अभी बॉन्ड्स प्राइस की बात करते हैं। बॉन्ड्स प्राइस देखिए क्या है, हमें पता है कि बॉन्ड्स प्राइस जो होता है ना, और वो इनवर्सली रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जितना ज्यादा होगा बॉन्ड प्राइस उतने ही ज्यादा लो होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बॉन्ड प्राइस कम, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बॉन्ड्स प्राइस ज्यादा, ये चीज है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, स्पेकुलेशन किस तरह से काम करता है। अगर मान लीजिए बॉन्ड प्राइस कम है, मान लीजिए मैंने कहा बॉन्ड प्राइस कम है, तो नो डाउट यहाँ पर क्या होगा, स्पेक्युलेटिव विल बाय द बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को बाय करने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बॉन्ड प्राइस कम, तो यानी कि क्या करेंगे, स्पेक्युलेशन ज्यादा होगी, यानी कि बाय करेंगे बॉन्ड्स को, यानी कि वो खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी कि डिमांड फॉर मनी क्या, डिमांड फॉर मनी क्या कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी साइड से अगर हम बात देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है बॉन्ड प्राइस ज्यादा है, तो वहां पर डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेशन बाय नहीं करेंगे, नॉट बाइंग द बॉन्ड्स, बाय नहीं करेंगे, तो वहां पर डिमांड फॉर मनी ज्यादा रहेगी। डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पर, डिमांड फॉर मनी का मतलब है कैश हमारी पॉकेट में कितना है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ गई, तो ये था हमारा स्पेक्युलेटिव मोटिव। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। अगर बॉन्ड प्राइस ज्यादा चले जाए या कम चले जाए, पर एक बिल्कुल मिनिमम चले जाए, तो भाई बिल्कुल मिनिमम का मतलब है बिल्कुल बिल्कुल जो बेसिक है, जो बिल्कुल ही नीचे चला जाए, तो क्या होगा, जब बॉन्ड प्राइस बिल्कुल लो चले जाते हैं, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप में आ जाती है इकोनॉमी, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। अच्छा, तो इसका एक एग्जाम वो मैं दे सकता हूँ, मतलब स्पेकुलेटिव का एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिमांड फॉर मनी इज फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड, दैट मीन इज आर मैक्सिमम माइनस में आर एक्चुअल डिवाइड बाय आर एक्चुअल माइनस में आर मिनिमम। ये क्या कहना चाहता है, आर मैक्सिमम मतलब क्या है, फिक्स्ड होता है कि हाँ इतने से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में मार्केट में नहीं होगा। एक्चुअल में जो होता है वो बात कर रहे हैं, मिनिमम यानी कि इससे कम नहीं हो सकता। तो ये चीजें ध्यान रखें, दैट इज डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। थर्ड वन आता है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या है, केंजन कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी जो प्रिकॉशनरी, यानी कि कई बार जो है मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी टी एक पॉइंट, टी मैंने क्या रखा है यहाँ पर, एक कांस्टेंट पॉइंट रखा है कि ये कभी कभार ही होता है ऐसा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंसी मान लेते हैं कि एक इंसान जब कभी भी डिमांड फॉर मनी करता है, वो इस पॉइंट को भी लेके चलता है, प्रिकॉशनरी डिमांड को एक कांस्टेंट पॉइंट पे रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा केंजियन सिस्टम। अब मैं इसको ना थोड़ा सा और एलाबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना किस तरह से। तो टोटल डिमांड फॉर मनी क्या आएगी भाई, दिखाना, टोटल डिमांड फॉर मनी क्या आएगी, टोटल की बात कैपिटल टी लिख लीजिए। डिमांड फॉर मनी ट्रांजिटिव मोटिव, डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव एंड डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजिटिव कांस्टेंट टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चलो छोटा मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारी टोटल डिमांड फॉर मनी रहेगी। अगर यहाँ पर बात करूं तो मेरी क्या थी, प्राइस कांस्टेंट था, इनकम रिलेटेड, यहाँ पर क्या था, आर मैक्सिमम माइनस में आर एक्चुअल डिवाइड बाय में आर एक्चुअल माइनस में आर मिनिमम, ये पॉइंट था, प्लस में ये हमारा कांस्टेंट मान के चले थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको कोई भी नहीं समझाएगा इतने डीपली, इतनी तरीके से कोई नहीं समझाएगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया कीजिए भाई, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, आर मैक्सिमम ये भी कांस्टेंट होता है कि हाईएस्ट लेवल जो होता है, आर मिनिमम भी कांस्टेंट होता है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा सिर्फ इनकम एंड एक बचा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम कहना चाहते हैं डिमांड फॉर मनी जो होगी ना, वो टोटली कहीं ना कहीं सिर्फ दो ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था भाई बेसिक एंड पॉइंट जहां पर निकल के आता है केंजियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहता है, डिमांड फॉर मनी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो किस चीज का फंक्शन है, इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर फंक्शन है। तो आंसर देख लेते हैं हम क्या कहते हैं, केंजियन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइजेस बिकॉज ऑफ, स्पेकुलेटिव की बात कर रहे हैं यानी कि जहां पे गैम्बलिंग वगैरह होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बॉन्ड प्राइस का पता नहीं होता है कब हाई जाएंगे कब जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में क्या जाएंगे, कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे, कुछ नहीं पता किसी को भी, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहती है, स्पेकुलेशन के अंदर स्पेशली ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात ही नहीं होती है सॉरी।
गैप बिटवीन द इनकम एंड द इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात नहीं है, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। हाँ जी, अभी हमने बात की थी बॉन्ड प्राइस। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो 18th का आंसर रहेगा बी। आई डोंट थिंक सो कि भाई हाँ मतलब आज के बाद आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। भाई मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि प्लीज एंड प्लीज अगर आप एक्चुअल में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रिपेयर करें, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यकीन मानिए आप बात को। और मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूं कि भाई मैं पूरी सीरीज लेके आने की कोशिश कर रहा हूं, कि पूरी सीरीज में लेके आऊं, कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन में 2-2 वीडियोस भी डालूं, लेकिन मैं इसलिए कम डालता हूं वीडियोस क्योंकि अभी आप इस चीज के ऊपर फोकस्ड रहें थोड़ा सा। एग्जाम अभी नहीं होगा, मे बी मेरे हिसाब से अगस्त तक तो जाएगा, जुलाई के एंड में अगस्त में होगा। अगर पूरा जून भी लगातार 2-2 3 दिन वीडियोस आते हैं, सिर्फ इसी पेपर में टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरी यकीन मानिए इस चीज पे, ठीक है। उसके बाद कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप लोग है ना जैसे ही ये पेपर को इस सीरीज के थ्रू करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। उस कॉन्फिडेंस के साथ देखिएगा आपको कितना ज्यादा मजा आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आपके कमेंट्स वगैरह मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, और बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं भाई सबके कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू।